हमने अ, अब हम यूरोप के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूरोप में सेम सेक्स कपल्स को लेकर के क्या प्रोविज़न और क्या एफ़र्ट्स किए गए हैं। तो सबसे पहले 1981 में 1981 में डचजॉन वर्सेस यूके, ये केस का नाम है डचजॉन वर्सेस यूके। केस में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बगरी के उस लॉ को जो उसे क्रिमिनलाइज करता था, है ना, ऐसा लॉ जो बगरी को क्रिमिनलाइज करता था उसको डीक्रिमिनलाइज किया। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का नदर्न आयरलैंड में। नदर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। वहाँ पर उन्होंने बगरी के लॉ को डीक्रिमिनलाइज किया। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो बकरी को क्रिमिनलाइज करना ये वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि इससे क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल के पर्सनल और फैमिली लाइफ में रिस्ट्रिक्शन आते हैं। ऑलराइट, फिर सेकंड केस होता है हमारा इटली से। इटली में ऑलियर वर्सेस इटली, इस केस में कम्युनिटी ने अपने मैरिज राइट को एग्जर्ट किया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का। यहाँ पर अ कॉन्शियस डिसीजन बाय LGBTQ लॉयर एंड एक्टिविस्ट, यहाँ पे मतलब वहाँ साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे लॉयर और LGBTQ एक्टिविस्ट मिलकर के यहाँ पे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, वहाँ के स्टेट को वो लोग परस्यू कर रहे हैं कि वो उनके लिए लीगल राइट्स बनाए। तो साउथ अफ्रीका लिटिगेट बेस्ड अपॉन इक्वालिटी मेड श्योर दे वॉन सक्सेसिव बैटल्स। यहाँ पे उन्होंने मतलब इक्वालिटी के लिए अपनी फाइट की और उन्होंने बहुत सारे केसेस भी जीते हैं यहाँ पर। बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जुडिशियल रिकग्निशन ऑफ मैरिज अडॉप्शन। यहाँ पे देखिए दो केस यहाँ पे खुल करके सामने आ रहे हैं। जैसा है पहला उनका बैटल था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब आप किसे पसंद करो ना करो, इस ये वाली जो आपकी चॉइस है, सबसे पहले इन्होंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल किया कि अब कोई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनसोशल, अनएथिकल नहीं बोल सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले उन्होंने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल किया। उसके बाद दूसरा केस है यहाँ पे जुडिशियल रिकग्निशन ऑफ मैरिज एंड अडॉप्शन। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने फिर अपनी शादी के लिए बच्चे अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने इसकी जुडिशियल रिकग्निशन भी हासिल की। तो साउथ अफ्रीका में LGBTQ कम्युनिटी ने अपने लिए 2 बैटल जीते। उसके बाद आता है डीलिंग विथ डीक्रिमिनलाइजेशन इन नेशनल कोलिशन फॉर LGBT 1998। जस्टिस अकरमन कंपेयर्ड द प्राइवेसी एंड इक्वालिटी अप्रोचेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमने चूँकि पहले डिस्कस किया है कि प्राइवेसी और इक्वालिटी अप्रोच क्या है, तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, दैट इज़ 1998 में नेशनल कोलिशन फॉर LGBT, ये वाला जो केस है ना, यहाँ से फिर प्राइवेसी अप्रोच, इक्वालिटी अप्रोच का ओरिजिन होता है। और यहाँ पे इस केस की क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे इनकी रिलेशनशिप को साउथ अफ्रीका में डीक्रिमिनलाइज किया जाता है। आई रिपीट, नेशनल कोलिशन फॉर LGBTQ 1998 में यहाँ पर क्या होता है, LGBTQ कम्युनिटी के रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया जाता है और यहाँ पे प्राइवेसी और इक्वालिटी अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस अकरमन ओपाइंड हाउ इक्वालिटी अप्रोच वाज इनेबलिंग एंड ग्रेटर प्रोटेक्शन टू होमोसेक्सुअल पर्सन। और फिर जस्टिस अकरमन यहाँ पे ये भी बताते हैं कि इक्वालिटी अप्रोच, हमने चूँकि पहले भी डिस्कस किया है कि इक्वालिटी अप्रोच के अंदर बहुत सारे राइट्स उनको मिलते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा है और ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है सेम सेक्स कपल्स को। उसके बाद 2005 में फौरी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिजेक्टेड द स्टेट्स आर्ग्यूमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली protects the right to establish family in private life without state interference एंड नॉट टू मैरी। यहाँ पे ना स्टेट का 2005 तक में भी स्टेट का क्या था कि उनके पास एक डबल स्टैंडर्ड था, एक एम्बिगुअस स्टैंडर्ड था। पहला ये था कि आप अपने प्राइवेट लाइफ में ही आप अपनी फैमिली बना सकते हो, है ना, लेकिन आपको दूसरा क्या है कि जो मैरिज है ना, जो मैरिज है इसका अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, आप प्राइवेट लाइफ में आप अपनी फैमिली बनाओ लेकिन आपको मैरिज का अधिकार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या था, एक एम्बिगुअस स्टैंड था स्टेट का। तो साउथ अफ्रीका के कोर्ट ने 2005 में फौरी केस में उन्होंने स्टेट की इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया और उन कोर्ट ने बोला कि एक्सक्लूजन टू मैरी
एक्सक्लूजन टू मैरी वॉज कंसिडर्ड एंथेटिकल टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी। अगर आप किसी पर्सन से मैरिज का राइट्स छीनते हो तो ये उसकी इज्जत के लिए, उसकी डिग्निटी, आत्मसम्मान और उसकी समानता के अधिकार का हनन है। उसके बाद एंड परमिटिंग इट वुड मीन दैट मैरिज of homosexual couple was inferior or lesser worth. This was unconstitutional और या कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। तो यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आप परमिट भी करते हो आप पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं देते हो, इक्वालिटी नहीं देते हो, तो ये क्या है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। उसके बाद फिर अगला हमारा देश आता है प्यारा USA। तो वहाँ पे क्या होता है, USA में 2003 में लॉरेंस वर्सेस टेक्सास, इस केस में USA की कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया सेम सेक्स रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे जो सेम सेक्स कपल थे उनके भी जो रिश्ता था उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया, अब उसको क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद 2015 में ओबरगैफल केस में ग्रांटेड मैरिज इक्वालिटी। तो 2015 मतलब ऑलमोस्ट रिसेंटली है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 7-8 साल पहले उनके मैरिज को इक्वालिटी प्रदान की गई, उनको लीगल राइट्स दिए गए। उसके बाद तीसरा आता है बोथ अंडर द ड्यू प्रोसेस ऑफ क्लॉज ऑफ अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये जो 2 क्लॉज लाए गए हैं ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए, मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दिया गया है, which prohibits the state from taking away personal liberties। ये प्रोहिबिट करता है कि आप जो स्टेट है वो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकता है विदाउट सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल फेयरनेस। मतलब जब तक उसके पास उसका प्रोसीजर सही नहीं है, जस्ट एंड फेयर नहीं है, तब तक आप किसी सिटीजन की जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, आप उसको नहीं ले सकते हो। और इस तरीके से US ने फोकस किया है पर्सनल लिबर्टी पे। और चूँकि USA की कंट्री है वो इंडिविजुअल राइट्स को बहुत प्रेफर करती है, तो इस तरीके से उन्होंने पर्सनल लिबर्टी पे बहुत फोकस किया। उसके बाद फिर हम आते हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि उन्होंने क्या इंटरप्रिटेशन किया है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साउथ अफ्रीकन अप्रोच अडॉप्ट किया है। 2018 में नवतेज सिंह का केस आया था, उसमें उन्होंने सेक्शन 377 ऑफ IPC जो सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज़ करता था, उन्होंने इसको हटाया, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज़ किया और उन्होंने साउथ अफ्रीकन अप्रोच को फॉलो किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीक्रिमिनलाइज्ड कंसेंशुअल सेक्सुअल कंडक्ट ऑन द बेसिस दैट इट क्रिएट एन अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर सेम सेक्स पर्सन अंडर आर्टिकल 14 एंड वॉयलेटिव ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस तरीके से अगर किसी पर्सन की रिलेशनशिप को अगर हम क्रिमिनलाइज़ कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, पहला कि हम अपने देश के अंदर ही एक सिटीजन का डिफरेंट ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये किसी भी इंडिविजुअल के जो बॉडीली ऑटोनॉमी है ये उसको वायलेट करता है, ठीक है। तो बॉडीली ऑटोनॉमी ये अंडर आर्टिकल 21 से डिराइव होता है। और देखिए बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्ट है ये बेसिकली इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन के कंस्ट्रक्ट में आता है, जैसे कि बॉडीली ऑटोनॉमी मतलब आप किसी अपना पार्टनर चूज़ करते हो, आप बेबी करते हो या नहीं, आप अबॉर्शन करते हो, है ना, आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए कंसेंट देना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, वो बॉडीली ऑटोनॉमी का पार्ट होती हैं जो सेम सेक्स कपल के लिए भी अप्लाई होती हैं। और यहाँ पे एज़ पर मेजॉरिटी अनइक्वल ट्रीटमेंट टू होमोसेक्सुअल पर्सन मीन दैट दे वर ट्रीटेड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको क्या करिए, एक तो उनका सेपरेट क्लास आपने बना दिया और उस पर से उनको एक इन्फीरियर क्लासिफिकेशन दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, प्लस आर्टिकल 15 के अंदर है ना जो इक्वालिटी ग्रांटेड की गई है कि आप है ना बर्थ, रेस, सेक्स, है ना, रिलीजन एक्सेट्रा, इस बेसिस पे आप किसी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तो इन सब चीज़ों का वॉयलेशन है। और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइमरीली क्या, फ्रैटर्निटी, है ना, सिंगल सिटीजनशिप, ये सब प्रमोट करता है। तो ये उन स्पिरिट का भी वॉयलेशन है। उसके बाद सेक्सुअल ओरिएंटेशन implicated that negative and positive obligation on the state
ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया आगे। बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस इट कॉल्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स टू इंश्योर ट्रू फुलफिलमेंट ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन ये बताते हैं, ये वे फॉरवर्ड देते हैं कि हमें जैसे नॉन इंटरफेरेंस तो है ही प्राइवेसी अप्रोच के अंडर, बट हमें अब उन्हें कुछ राइट्स भी देने चाहिए, है ना। लाइक इक्वालिटी अप्रोच के अंडर हमें उन्हें कुछ राइट्स भी देने चाहिए ताकि वो अपने शादीशुदा ज़िंदगी के जो उनके राइट्स है, ड्यूटीज़ है, वो उसको ट्रूली फुलफ़िल कर सकें। 2014 में नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्वेंशियल राइट्स अराइजिंग फ्रॉम जेंडर आइडेंटिटी। देखिए जेंडर आइडेंटिटी हमने बताया कि एक इंडिविजुअल खुद को कैसे देखता है, वो मेल है फीमेल है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हीज और हर सेक्स, ठीक है। तो वो उसको किस आइडेंटिटी में खुद को देखता है और उस आइडेंटिटी के कॉन्सिक्वेंटली उसको जो राइट्स मिलने चाहिए उसके एजुकेशन में, करियर में, फैमिली में, मैरिज में, तो ये राइट्स भी उसको मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसको एक्नॉलेज करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया। जैसे कि देखिए मैं एक स्पेशल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ट्रांसजेंडर है ना, तो उनमें क्या होता है, अगर ऐसे ट्रांसजेंडर पर्सन जो खुद को वुमेन के रूप में खुद को देखते हैं, तो ऑब्वियसली उनको जो वुमेन डॉक्टर्स मिलनी चाहिए, उनको पब्लिक प्लेसेस में उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, है ना। उनको वुमेन को जो भी मिलने वाले प्रिविलेजेस होते हैं तो उनको मिलने चाहिए। तो इस तरीके से उनको राइट्स मिलने चाहिए। एविडेंटली कोर्ट्स फोकस्ड ऑन ऑल इनकम्पासिंग मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ, एसेंशियल फॉर डिग्निफाइड लिविंग टू ओवरकम प्रीजुडाइसेस। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चूँकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है, प्रोटेक्टर है, तो उन्होंने LGBTQ कम्युनिटी, सेम सेक्स रिलेशनशिप कपल्स है, तो उन्होंने उसको इक्वालिटी को इंश्योर किया है, जो एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो ये कहा जाता है कि द फाउंडेशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट दस ought to pave the way for marriage equality in India and not to be left to vagaries of legislature। मतलब अब हमें सिर्फ लेजिस्लेचर के भरोसे नहीं रहना है कि लेजिस्लेचर कुछ कानून बनाए तो ही हम ऐसे कपल को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। हमें मतलब अब धीरे धीरे इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और खैर अभी तो प्रेजेंटली सोसाइटी ओपन माइंडेड हो रही है, लिबरल हो रही है, तो अभी तो ज़्यादा लोग इन्हें सपोर्ट भी करते हैं। उसके बाद इंडियन कास्ट में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैरिज है वो एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इनके रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू होते हैं। तो अगर किसी सेम सेक्स कपल को अगर मैरिज राइट्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली इन इंडिया, तो ये उनके लिए भी स्टिग्मा, प्रीजुडाइसेस और उनके राइट्स को या उनकी जो भी ड्यूटीज़ है उनकी फुलफिलमेंट को ये इम्पीड करता है, हानि करता है। दैट्स वाई तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल है ये सपोर्ट करता है कि हमें जो सेम सेक्स कपल है उनको भी इक्वालिटी अप्रोच के तहत मैरिज राइट्स मिलने चाहिए। खैर अभी तो ये डिबेट अभी जारी है और अभी अगले आने वाले समय में इस पर भी और डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और भी इसमें आर्टिकल्स आएंगे, तो मैं उनके साथ मैं इस आर्टिकल को कवर करती रहूँगी। और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं अपना ये डिस्कशन अभी यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।